पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनिका रोते हुए गार्डन में चली जाती है। विक्रम की बात उसके कानों में गूंज रही थी। उसने खुद से कहा, दूर रहना चाहते हैं ना आप मुझसे, तो यहीं सही। अभी तक दूरी आपने देखी नहीं है। मैं बताऊंगी आपको कि दूरी किसे कहते हैं। अब तक आपने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, गुस्सा भी देखेंगे। बहुत शौक है ना आपको मुझसे दूर रहने का, तो ठीक है, आपका ये शौक़ भी पूरा कर देते हैं। आपको आपके मोहब्बत का एहसास ना करवा दिया तो मेरा नाम भी अनिका नहीं। अब आप मेरे पास आएंगे। यहाँ विक्रम की हिम्मत नहीं हो रही थी अनिका का सामना करने का। सुनीता जी की बातें उसके दिमाग पर हावी हो गई थी। अनिका की शादी किसी और से होती तो अच्छा होता। अनिका को किसी और के साथ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस बात पर वो खुद भी हैरान था कि ये सिर्फ एक बात कही थी उसकी माँ ने, ये कोई हकीकत नहीं है। फिर भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। अनिका कमरे में आती है। विक्रम अभी भी वहीं बैठा था। विक्रम की पत्नी की तस्वीर अभी भी वैसे ही पड़ी थी। वो अनिका की तरफ देखता है। अनिका उसकी तरफ बिना देखे ही तस्वीर उठाकर दीवार पर लगाने लगती है। विक्रम उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। अनिका दीवार पर तस्वीर लगा रही थी और उसके हाथ में चोट लगने की वजह से उससे लग नहीं रही थी। विक्रम का ध्यान उसकी चोट पर जाता है। वाकई गहरी चोट लगी थी। विक्रम को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। अनिका से तस्वीर लग नहीं रही थी, यहाँ तक कि उसके हाथों से फिर से खून बहने लग गया था। विक्रम उठता है, एक तरफ से तस्वीर को पकड़ लेता है, दूसरी तरफ से अनिका ने भी उस तस्वीर को पकड़ रखा था। विक्रम और अनिका मिलकर उस तस्वीर को लगा लेते हैं। अनिका तस्वीर लगाकर वहाँ से जाने लगती है। विक्रम की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, सुनिए। एक बार को तो अनिका के कदम रुक जाते हैं, पर अगले ही पल वो आगे बढ़ जाती है और जाते जाते जोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। ये पहली बार था जब विक्रम ने उसे बुलाया और उसने ना सुना हो। दरवाजे की आवाज़ से ही विक्रम ने अंदाज़ा लगा दिया था कि वो कितने गुस्से में है। अनिका नीचे चली जाती है, एक गहरी सांस लेकर। विक्रम भी उसके पीछे पीछे आता है। अनिका सीधा किचन में जाती है। अपने हाथ की चोट की उसे कोई परवाह नहीं थी, पर विक्रम का सारा ध्यान उसके चोट पर था। मानता हूँ मेरी गलती है, नाराज़ होना भी चाहिए आपको, पर आप अपने आप को क्यों तकलीफ़ दे रही हो। इतने में बेबी आती है, डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। सुनीता जी और वेद भी आ जाते हैं। अनिका बेटा, खाना लग गया है, आ जाओ। भूख नहीं है माँ, ये बोलकर वो ऊपर चली जाती है। जाते जाते वेद से खाना ख़त्म करके आना। जी मम्मा। विक्रम सिर झुकाकर बैठ जाता है। खाया तो उससे भी नहीं जा रहा था। वो भी उठ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर देखता है कि अनिका बालकोनी में खड़ी थी। विक्रम हिम्मत करके उसके पास जाता है, उसके बराबर में खड़ा हो जाता है। उसे देखकर अनिका वापस अंदर आ जाती है। अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम जाने लगती है। विक्रम जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज़। अनिका पीछे पलटती है। किस हक से? विक्रम असमंजस में। जी? अनिका अपनी हाथ छुड़ाते हुए, किस हक से आपने मेरा हाथ पकड़ा? विक्रम को कुछ समझ में नहीं आता। बोलिए, किस हक से? पत्नी तो आप मुझे मानते ही नहीं थे और दोस्ती भी अब आप खो चुके हो। विक्रम के दिल में कुछ चुभता है। वो अनिका की तरफ देखता है। ऐसे क्या देख रहे हो? दोस्ती का रिश्ता भी मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, क्योंकि दोस्तों पर विश्वास किया जाता है, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता। समझिए आप? विक्रम की नज़रें झुक जाती है। क्या कहा था आपने
कि मैं अपनी पत्नी की जगह लेना चाहती हूँ। होटल में जानबूझकर मैं आपकी पत्नी की तरह तैयार हुई थी, तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूँ कि मुझे कोई शौक़ नहीं है आपकी पत्नी बनने का। मैं सिर्फ वेद की माँ बनकर ही खुश हूँ। मुझे नहीं बनना आपकी पत्नी। कोई रिश्ता नहीं है हमारा अब, और जितना हो सके अब आप मुझसे दूर रहना। अनिका की बात सुनकर विक्रम तो शॉक्ड रह गया। इतने गुस्से में उसने उसे कभी नहीं देखा था। उसे इस तरह सुनाएगी ये उसने सोचा भी नहीं था। उसके शब्द उसके गले में ही रह जाते हैं। अनिका बाहर जाने लगती है। विक्रम ने कहा, आपके हाथ में चोट लग गई है, कम से कम दवाई तो। अनिका ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, मेरी चिंता करने वाले आप होते कौन हैं? अपने काम से काम रखिए और ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वेद के कमरे में चली जाती है। विक्रम परेशान सा वहीं खड़ा रहता है। अनिका की बातें उसके दिल पर लग जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनिका वेद को सुलाकर वापस आती है। विक्रम बेड पर बैठा था। आज तो उसने पलंग के बीच में तकिया भी नहीं रखे थे। अनिका उसकी तरफ बिना देखे ही बाथरूम चली जाती है, कपड़े बदलकर वापस आती है और अपना तकिया उठाकर सोफे पर लेट जाती है। विक्रम तो बस एक टक उसे ही देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अनिका से कुछ भी पूछने की, पर फिर भी, सुनिए, आप वहाँ क्यों लेट गई? अनिका उसकी तरफ बिना देखे, पहले जो इंसान मेरे साथ वहाँ लेटता था वो मेरा दोस्त था। अब आप केवल मेरे लिए एक अजनबी है और अजनबियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विक्रम ने कहा, देखिए आप। अनिका बीच में ही बेहद गुस्से से, क्या देखूं और आपकी प्रॉब्लम क्या है? वैसे तो कहते रहते हो मुझसे दूर रहो दूर रहो। अब मैं दूर हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम है। चाहते क्या हैं आप? मैं इस कमरे में रुकी हूँ ना तो सिर्फ माँ के वजह से, वरना यहाँ नहीं होती मैं। और मेहरबानी करके मुझे सोने दीजिए। ये बोलकर वो करवट बदल कर लेट जाती है और सो जाती है। विक्रम बस उसकी कही हुई बातों पर गौर कर रहा था, मन ही मन। इतना आसान है क्या दूर रहना? तभी उसके दिल से आवाज़ आती है, यही तो तू चाहता था, यही तो तेरा फैसला था उससे दूर रहने का, तो अब क्यों परेशान हो रहा है? अनिका तो सो जाती है, पर विक्रम को नींद नहीं आती। रह रहकर उसका ध्यान अनिका की चोट लगे हाथ पर जा रही थी। अब उसे रहा नहीं जाता तो वो उठता है और बिना आवाज़ किए अलमारी से दवाई निकालकर अनिका के पास जाकर हाथ पर दवाई लगाने लगता है। गुस्सा होना जायज़ है, गलती ही ऐसी की है मैंने। वो वापस जाकर लेट जाता है, पर अनिका के बिना उसे बिस्तर पर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो करवटें बदलते बदलते जाने कब सो गया। अगले दिन सुबह अनिका उठती है तो नज़र जाती है अपने हाथ पर, जिस पर दवाई लगी हुई थी। अपना हाथ देखकर वो मुस्कुरा उठती है। विक्रम के उठने से पहले वो गार्डन में चली जाती है। कुछ ही देर में विक्रम की भी आँख खुलती है। अनिका को अपने पास न पाकर उसे खालीपन लगता है। फिर उसकी नज़र सोफे पर जाती है। अनिका वहाँ भी नहीं होती है। मन ही मन, सब समझ रहा हूँ मैं। मेरे उठने से पहले ही जानबूझकर आप बाहर चली गई। मुझे कभी नहीं लगा था कि आप भी इतना गुस्सा करेंगे। बोलते हुए वो बालकनी में जाता है तो नज़र जाती है सामने वेद और अनिका पर, जो आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अनिका को मुस्कुराते हुए देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अनिका की नज़र उस पर जाती है तो उसने वेद से कहा, चलो वेद, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, वरना देर हो जाएगी। ये कहकर वो दोनों ही अंदर चले आते हैं। विक्रम का चेहरा लटक जाता है। टाइम देकर वो भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। नाश्ता करने के लिए नीचे आता है तो देखता है
कि अनिका अभी तक तैयार नहीं हुई। वो कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप नाश्ता करने लगता है। सुनीता जी ने वेद से कहा, चलो वेद, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी, मुझे भी उसी तरफ ही जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। विक्रम नाश्ता करने के बाद, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अनिका ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, मेरा मन नहीं है, जब मन होगा तब ऑफिस जाऊंगी। हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे या फिर हफ्ता लगे। जब मेरा मन होगा तब जाऊंगी। वैसे भी आपसे क्या मतलब है, आप होते कौन है पूछने वाले। ये बोलकर वो ऊपर चली जाती है। विक्रम का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओह गॉड, तो मुझे अकेले ही ऑफिस जाना पड़ेगा। मन मार कर वो ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। रह रह कर अनिका की याद आ रही थी। मन ही मन, मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा हूँ, जबकि मैंने ही उनसे दूर रहने के लिए कहा था और मैं खुद ही उनसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है ये सब। बड़ी मुश्किल से वो अपना ध्यान काम में लगाता है। जल्दी से जल्दी शाम होने का इंतज़ार करता है। घर आने की उसे बड़ी जल्दी थी। शाम का वक्त है। विक्रम आज जल्दी घर आ गया था। सुनीता जी बाहर हॉल में ही बैठी थी, पर अनिका कहीं नज़र नहीं आ रही थी। विक्रम उनके पास बैठते हुए इधर उधर नज़र दौड़ाता है, पर अनिका कहीं नज़र नहीं आती। माँ, वेद कहाँ है? वो घुमाकर बात पूछता है। वेद अनिका के साथ बाहर गया है। तुझे तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है कि अपने बच्चे को घुमा लाऊं, तो बेचारी अनिका ही तेरी हर जिम्मेदारी निभाती है। इतने में वेद की आवाज़ सुनाई देती है, पापा। वो भागकर विक्रम की गोद में चढ़ जाता है। तब अनिका भी अंदर आती है। ब्राउन कलर का अनारकली सूट पहना था उसने, बाल खुले छोड़ रखे थे, चेहरे पर मेकअप, होठों पर लिपस्टिक, मांग में सिंदूर। विक्रम के लिए नज़र हटाना मुश्किल हो गया था। आ गई बेटा? सुनीता जी ने पूछा। अनिका सारा सामान सोफे पर रखते हुए, हाँ माँ। वेद का बस चलता तो वो तो सारा मॉल ही खरीद लाता। वेद अपने लिए नए नए खिलौने लाया था और वो विक्रम को खिलौने दिखाने लगता है, पर विक्रम की नज़रें बार बार अनिका पर जा रही थी, जो सुनीता जी को सामान दिखाने में बिजी थी। जो बेचैनी सुबह से विक्रम को हो रही थी, वो पल भर में गायब हो गई। अनिका उसकी तरफ ध्यान दिए बिना अपने कमरे में चली जाती है और उसके पीछे पीछे विक्रम भी। अनिका बालकनी में खड़ी थी। उसके बाल हवा से लहरा रहे थे। उसे विक्रम के आने का पता तो चल गया था, पर वो पलटकर नहीं देखती। विक्रम उसको देखकर, गुस्सा करना कितना आसान है, पर मनाना कितना मुश्किल। पर मनाना तो पड़ेगा ही। सुनिए, उसने कहा। अनिका पलटती है, पर बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। विक्रम उसके सामने जाकर, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। अनिका ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ भी सुनने जैसा रह गया है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। शाम का समय है। अनिका कमरे में आती है तो देखती है विक्रम सोफे पर आराम से लैपटॉप खोलकर बैठा था। मन ही मन, अब क्या करेंगे? अब तो इन्हें बेड पर ही लेटना होगा। अनिका उसकी चालाकी समझ जाती है। अब ये कहाँ गई? कुछ समय तो वो इंतज़ार करता है, पर जब अनिका नहीं आती तो वो बाहर जाकर वेद के कमरे में जाकर देखता है। अनिका तो वेद के साथ ही सो गई थी। चेहरा लटकाकर वो वहाँ से वापस अपने कमरे में चला आता है। मन में, क्या ज़रूरत थी मुझे सोफे पर बैठने की? कम से कम कमरे में तो रहती थी ना। अब क्या करूं? बड़बड़ करते हुए वो भी लेट जाता है। अगले दिन सुबह विक्रम तैयार होकर नीचे आता है तो देखता है अनिका आज भी ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई। वो किचन में थी। विक्रम किसी की परवाह किए बिना उसके पास जाकर, क्या आज भी आप नहीं चल रही ऑफिस? अनिका उसके पास से गुजरते हुए
अभी भी दिमाग ठीक नहीं हुआ मेरा। विक्रम मन ही मन, अपने पैर पर मैंने खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। पता नहीं ये कितने दिन और गुस्से में रहने वाली है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये सोचते हुए वो किचन से बाहर आता है। सुनीता जी घर पर नहीं थी। वो बाहर आकर देखता है कि वेद नाश्ता करने से मना कर रहा है। अनिका उसे प्यार से मना रही है। वेद ने कहा, प्लीज मम्मा, मुझे ये नाश्ता नहीं खाना है, मुझे कप केक ही खाना है। बच्चे जिद नहीं करते, सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, शाम को पक्का कप केक मिलेगा, अब खाओ वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। विक्रम के दिमाग में कुछ आता है, मैं भी नाश्ता करने से मना करता हूँ, फिर अनिका मुझसे भी बात करेगी। वो वेद के पास आकर, चलो वेद। वेद ने कहा, पापा पहले नाश्ता तो कर लो। अनिका वहीं बैठी थी। विक्रम ने कहा, नहीं मुझे नाश्ता नहीं करना, तुम खाओ। ये बोलकर वो कुर्सी पर बैठ जाता है। अनिका के बोलने का इंतजार करने लगता है कि अब बोलेगी, पर अनिका कुछ नहीं बोलती और ना ही विक्रम पर कोई ध्यान देती है। विक्रम मन ही मन, प्लीज कुछ तो बोलो, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। अनिका सब समझ रही थी पर वो कुछ भी नहीं बोलती। वेद ने कहा, चलिए पापा, मेरा नाश्ता हो गया। वेद जाते जाते, बाय मम्मा बोलकर उसके गाल पर किस करता है। अनिका भी उसे। विक्रम ये देखकर मन ही मन, कितना ज़रूरी होती है ये छोटी छोटी खुशियाँ। उसे याद आता है कि ऑफिस जाते वक्त वो भी अपनी पत्नी को किस करता था। वेद ने कहा, पापा चलिए ना। विक्रम मन ही मन, चलो आज तो भूखे पेट ही जाना पड़ेगा, ये नहीं कि मुझे रोक ले। इतना भी क्या गुस्सा होना, अरे मैं तो हूँ ही पागल, गुस्से में कुछ भी समझ नहीं आता मुझे। पर आप तो हमेशा से समझदार हैं, ऐसा क्यों कर रही है? ये सोचता हुआ वो बाहर चला जाता है। अनिका को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था कि विक्रम बिना नाश्ता किए चला गया, पर खुद से नहीं। इस बार मैं कमज़ोर पड़ी तो शायद आपको अपनी मोहब्बत का एहसास ना करवा पाऊँ, आपको समझना होगा। विक्रम ऑफिस पहुंचता है पर दिल तो अभी अनिका के पास ही रह गया था। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उसको, बस आंखों के सामने अनिका चाहिए थी। जब नहीं रहा जाता तो फ़ोटो देखने लगता है जो उनकी शादी वाले दिन की थी। मन ही मन, क्यों इतना मिस कर रहा हूँ आपको, तरस गया हूँ आपसे बात करने के लिए। आप तो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पागल हो जाऊँगा मैं। वो अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करता है और लंच टाइम में ही घर चला जाता है। घर पर सुनीता जी अभी भी नहीं आई थी। अनिका ने ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ था, बालों को खुला छोड़ रखा था, मेकअप के नाम पर बस सिंदूर, आंखों में हल्का सा काजल लगाया था। वो बाहर सोफे पर बैठकर कोई मैगजीन पढ़ रही थी। विक्रम ने वेद को लेकर घर आया था। अनिका को देखकर दिल को ठंडक मिल गई थी। वो जी भरकर ऐसे देख रहा था जैसे कितने दिनों के बाद देख रहा हो। अनिका की नज़र विक्रम पर पड़ती है तो हैरानी से उसकी आंखें छोटी हो जाती है। पहले तो विक्रम कभी भी इस समय पर घर नहीं आया था, पर फिर विक्रम को खुद की तरफ इस तरह देखता पाकर नज़रें झुक जाती है उसकी। बेबी ने कहा, खाना लगा दिया है। बेबी की आवाज़ से विक्रम होश में आता है। अनिका वेद को कमरे में ले जाते हुए बोली, चेंज कर लो, फिर साथ में खाना खाएंगे। विक्रम भी उनके पीछे चल देता है। थोड़ी देर के बाद तीनों खाने के टेबल पर थे, जहां वेद और अनिका बातें करते हुए खाना खा रहे थे, जबकि विक्रम चुपचाप खा रहा था। वेद ने कहा, मम्मा अब आप कभी ऑफिस मत जाना, मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। विक्रम के गले में खाना अटक जाता है। मन ही मन, ये वेद मरवाएगा मुझे। वो पानी पीने लगता है। अनिका ने कहा, सोच तो मैं भी यहीं रही हूँ,
वहाँ का खड्डूस बॉस कुछ ज़्यादा ही बनता है। ये सुनते ही विक्रम के मुंह से सारा पानी बाहर आ जाता है। अनिका को बहुत हंसी आ रही थी उस पर वो खुद पर काबू पा लेती है। विक्रम उठकर अपने कमरे में चला जाता है और जाकर मन ही मन माना कि मैंने गलती की है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ऑफिस जाना छोड़ देंगे। मेरा क्या होगा? कुछ तो करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। पर मेरी बात भी तो नहीं सुन रही, माफ़ी तक मांगने का मौका नहीं दे रही। बात कैसे करूँ? ऐसे ही दिन बीत जाती है, रात होती है। आज विक्रम सोफे पर नहीं बैठा था, वो बेड पर बैठे ही अपना काम कर रहा था। अनिका कमरे में आती है और विक्रम की तरफ ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाती है। विक्रम की नज़रें तो उस पर ही होती है। अनिका अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगती है। ओह गॉड, मतलब ये कमरा छोड़कर जा रही है। वो जल्दी से खड़ा होकर उसके पास जाकर, देखिए प्लीज़ कमरा छोड़कर मत जाइए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे सज़ा दीजिए, पर ऐसे मत जाइए। अनिका उसकी तरफ पलटती है। पागल हो गए हो क्या? मैं भला अपना कमरा छोड़कर क्यों जाऊंगी? आपको मुझसे दिक्कत है, मुझे आपसे नहीं। तो आप जाइए, मैं तो इसी कमरे में रहने वाली हूँ। ये बोलकर वो अपना काम करने लगती है। ये सुनकर विक्रम राहत की सांस लेता है। एक पल के लिए तो वो डर गया था, फिर वो अनिका के कहे शब्दों पर गौर करता है। मतलब मेरे ही कमरे से मुझे जाने के लिए कह रही है। हे भगवान, इतना गुस्सा। फिर वो अनिका से, तो आप ये कपड़े क्यों निकाल रही हैं और इन्हें सूटकेस में क्यों रख रही हैं? अनिका ने कहा, आपका क्या भरोसा, कल को आप कहेंगे कि मैं आपकी पत्नी के कपड़े पहन रही हूँ। इस अलमारी में भी जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए जगह, ना आपके अलमारी में, ना ही आपकी ज़िंदगी में। उसकी बातें विक्रम को चुभ जाती है। इतनी सी बात के लिए आप, इतनी सी बात नहीं है ये। आपके लिए होगी ये इतनी सी बात, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, समझे आप? और आप क्यों बार बार मेरे करीब आ रहे हैं? दूर रहिए मुझसे। विक्रम चेहरा लटकाकर वापस बेड पर बैठ जाता है और अनिका गुनगुनाते हुए अपना काम करने लगती है। विक्रम उसको गुनगुनाते हुए देखकर, सच में इन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और मैं यहाँ मरे जा रहा हूँ बात करने को, और ये आराम से गुनगुना रही है। हद है यार। वो एकटक अनिका को देख रहा था, जो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो उठकर जाता है, अनिका को बाजू से पकड़कर अपने पास कर लेता है। उसके हाथ अनिका के कमर पर चले जाते हैं। अनिका उसकी तरफ देखती है। विक्रम ने बेहद प्यार से कहा, बहुत नाराज हो? उसने सिर हिलाकर हाँ में इशारा करती है। विक्रम उसे और करीब करते हुए, पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ नहीं करोगी? अनिका सिर हिलाकर ना में इशारा करती है। विक्रम उसे कमर से पकड़कर और पास करता हुआ, कर दो ना प्लीज़, मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना, प्लीज़ बस एक बार। वो बहुत ही प्यार से बोलता है। उसकी बात पर अनिका मुस्कुरा देती है और उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। विक्रम उसे कसकर सीने से लगा लेता है। इतने में एक तकिया जाकर विक्रम के मुंह पर पड़ता है, जो अनिका ने मारा था। मुझे घूरना बंद कीजिए। विक्रम होश में आता है, मन ही मन। मतलब मैं जागती आंखों से सपना देख रहा था, वो भी ऐसा सपना। इस तरह से तो मैं अपनी अनिका को मनाता था जब वो मुझसे नाराज़ होती थी। अनिका बेहद गुस्से से अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेट जाती है। विक्रम तो अभी भी परेशान सा बैठा था। उसकी नींद तो उड़ चुकी थी, पर आज उसे खुद पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि अपने सपने के बारे में सोच कर वो मुस्कुरा रहा था। अनिका सो गई थी, पर विक्रम अभी भी बालकनी में था। एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर जाता है, जो उसे बेहद सुकून देता है।
अचानक उसे एहसास होता है जैसे उसकी पत्नी अनिका उसके पास खड़ी है। वो बोलती है, तुम्हें मोहब्बत हो गई है विक्रम, और ये कहाँ लिखा है कि इंसान को दोबारा मोहब्बत नहीं हो सकती? क्या इंसान को दोबारा प्यार करने का हक नहीं है? मोहब्बत बहुत ही खूबसूरत एहसास है विक्रम। तुम्हें ये एहसास दोबारा हुआ है, इससे भागो मत, इसे खुलकर जियो, अपनी मोहब्बत का इजहार करो। ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी तुम्हारी। तुम्हें जब मैं ऐसे परेशान देखती हूँ मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, पर अनिका के बाद तुम मुझे पहले वाले विक्रम नजर आए। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए वहीं खड़े रहो। मैं कहीं नहीं हूँ, कभी लौटकर नहीं आ सकती। अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम भी यहीं चाहते कि हंसी खुशी मैं अपनी ज़िंदगी बिताऊं, है ना? बोलो। विक्रम अपना सिर हिलाकर हाँ में इशारा करता है। तो बस फिर तुम भी अनिका के साथ आगे बढ़ जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूँगी, एक याद बनकर। पर अब उस दिल में अनिका को भी जगह दे दो विक्रम। दोनों की आंखें नम थी। कितना मुश्किल होता है ना अपने प्यार को हमेशा के लिए दूर जाते हुए देखना। मैं जा रही हूँ विक्रम, अब शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें संभालने के लिए अनिका है। दोनों की आंखें नम थी। सुबह जब विक्रम आँख खोलता है तो उसके आंखें अभी भी गीली थी, पर चेहरे पर मुस्कुराहट। वो सामने लगी अनिका की तस्वीर को देखते हुए, शुक्रिया मेरी उलझन को दूर करने के लिए, मुझे मेरी प्यार का एहसास करवाने के लिए। तुमने सच कहा कि तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। कोई किसी की जगह नहीं लेता, बल्कि अपनी जगह खुद बनाता है। फिर वो सोई हुई अनिका की तरफ देखकर, जो इन्होंने बना ली है, मन ही मन मोहब्बत हो गई है आपसे, बेइंतहा मोहब्बत। मोहब्बत तो पहले ही हो गई थी, पर उसका एहसास अब हुआ है। दिल तो कर रहा है कि अभी आपको अपने दिल की बात बोल दूं, पर नहीं, पहले मुझे आपसे माफ़ी चाहिए, फिर अपनी दोस्ती भी वापस चाहिए, फिर मोहब्बत भी चाहिए। फिर उसका ध्यान अनिका के सूटकेस पर जाती है, जिसमें उसने अपने कपड़े रखे थे। वो सूटकेस को उठाता है, उसमें से कपड़े निकालकर अलमारी में रखने लगता है। तभी अनिका की नींद खुलती है। वो विक्रम को देखकर उसके पास आकर, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे कपड़े वापस क्यों रख रहे हैं? विक्रम उसके होठों पर उंगली रखते हुए, कितना बोलती हो तुम? अनिका को यकीन नहीं हो रहा था। विक्रम ने कहा, वो क्या है ना, आपके कपड़ों के बिना मेरे कपड़े भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, कुछ सूना सूना सा लगता है, तो आपके कपड़े वापस रख दिए। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए वॉशरूम चला जाता है। वो कभी विक्रम को देखती तो कभी अपने कपड़ों को। वो भी मुस्कुराते हुए बाहर चली जाती है। कुछ ही देर में विक्रम तैयार होकर नीचे आता है। अनिका बाहर गार्डन में थी। विक्रम उसके पास जाकर, आज चलेंगे ऑफिस? अनिका ने कहा, नहीं अभी नहीं, अभी भी मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। विक्रम उसे जाते हुए देखकर, पर मेरा दिमाग जरूर ठिकाने लगा दिया आपने, मान जाइए ना। वो भी उसके पीछे पीछे अंदर आता है। नाश्ता करने बैठ जाता है। विक्रम बार बार अनिका को देख रहा था। अनिका की नज़र उस पर पड़ती है तो विक्रम अपने एक हाथ से अपना कान पकड़कर धीरे से बोलता है, सॉरी। अनिका को ये उम्मीद नहीं थी। उसे खांसी आ जाती है तो विक्रम उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए बोला, आराम से खाइए। विक्रम ऑफिस चला जाता है। आज तो उसके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ ही देर में अनिका भी ऑफिस आती है। पीच कलर की साड़ी, मैचिंग डीप नेक ब्लाउज, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, बाल खोलकर एक साइड किए हुए, होठों पर रेड लिपस्टिक। विक्रम के कैबिन का दरवाज़ा खोलकर, मैं आई कम इन सर? विक्रम, जो बड़ी मुश्किल से काम करने लगा था, चेहरा उठाकर देखता है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो कुर्सी से उठते हुए
अरे आप ऐसे क्यों पूछ रही है? आइए ना, ये आपका ही ऑफिस है। बड़े प्यार से वो बोलता है। उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती अनीका और एक लिफाफा उसके आगे करते हुए, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। यहाँ मैं अब और काम नहीं कर पाऊँगी। विक्रम को एक झटका सा लगता है। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं। विक्रम परेशान सा, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? ऑफिस आना नहीं छोड़ सकती आप? अनीका उसे घुरकर देखते हुए, क्यों नहीं छोड़ सकती? आपकी गुलाम नहीं हूँ मैं कि जब चाहेंगे तब ऑफिस आऊँगी। विक्रम मन ही मन, गुलाम तो मैं बनने के लिए तैयार हूँ आपका, वो भी सारी जिंदगी के लिए। अनीका टेबल पर लिफाफा रख कर जाने लगती है, पर विक्रम जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है। अनीका पीछे मुड़कर देखती है। आप ऐसे नहीं जा सकती, कंपनी का रूल है। आप एकदम से जॉब नहीं छोड़ सकती। कम से कम 1 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा। विक्रम ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुराकर ये बात बोलता है, जिससे अनीका चिढ़ जाती है। अभी भी आप नाराज है तो सॉरी, आप कहे तो मैं उठक बैठक भी लगा लेता हूँ। इसके बाद वो अपना कोट उतार कर एक तरफ रख देता है और उठक बैठक भी लगाने लगता है। अनीका उसको रोकती है, रहने दीजिए, बस कीजिए, पर विक्रम नहीं रुकता। पहले आप मुझे माफ़ कीजिए, वरना मैं नहीं रुकूंगा। अनीका अभी भी नाराज थी। उसने अपना मुंह फेर लिया। विक्रम ने अचानक से अपना एक हाथ बढ़ाकर अनीका के कमर से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अनीका इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी और सीधा गिरती है विक्रम के ऊपर। विक्रम नीचे और अनीका उसके ऊपर। विक्रम के हाथ अनीका की कमर पर थे। दिल की रफ्तार बेकाबू हो रही थी। एकदम से गिरने की वजह से अनीका के बाल चेहरे पर आ गए थे, जिन्हें विक्रम बड़े प्यार से पीछे करता है। अनीका उसके ऊपर से उठने लगती है, पर विक्रम उसे उठने ही नहीं देता, बल्कि अपनी बाहें उसके कमर पर कस देता है। अनीका हैरानी से उसकी तरफ देखती है और शर्म से पानी पानी हो गई थी। हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी विक्रम की नज़रों का सामना करने की। विक्रम ने अपने हाथ उसके कमर पर और कसते हुए कहा, बहुत सताया है आपने मुझे, ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगा। अब विक्रम और अनीका की रोमांस को पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, तो कहानी को पढ़ने के लिए बने रहिए आरजू तुम्हें पाने की कहानी पर। साथ ही साथ एपिसोड को पढ़ने के बाद कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी में जुड़े रहने के लिए थैंक यू।